Good morning, ladies and gentlemen. Today, we at PassFab are launching a new talk show with our esteemed guest today, and I'm your host Harsh. Today, we are going to discuss with him, and we have an absolute privilege to have him on board. We have with us Govind Bishji. Is currently at the Ramakrishna Mission, New Delhi. He is a resource person for Northeast India and looks after various different schools and which are connected with the Ramakrishna Mission and the Young Awaken Mind Citizen program. Welcome, sir. Glad to have you on board, sir. Thank you so much, Harsh, for having me here. Sir, आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे, we are going to discuss about the policy making. How are policy formed in India? Policies होती क्या है? एंड उसके रूबरू थोड़ा सा जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है बीइंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड आफ्टर दैट बीइंग एसोसिएटेड विद द रामकृष्ण मिशन एंड द वेरियस NGOs that you are working in the northeast, we are going to discuss about that. And in addition to that, sir, हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है और जो उसके वहाँ के इश्यूज है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपका टेक जो है उसको लेना चाहेंगे. So, sir, with your permission, sir, let's begin, sir. Of course. So, सभी को मेरा नमस्कार. Yeah. So, let us start. So, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में. अगर आप जानना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू करते हैं. Then we'll come to policies. कि क्या पॉलिसीज हैं, क्यों बनाई जाती हैं पॉलिसीज, क्यों जरूरी है उन पॉलिसीज का होना, कैसे वो पॉलिसी हेल्प करती हैं एक इंडिविजुअल और एक जब टॉक अबाउट एक नेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से वो हेल्प करती हैं एक स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल का हो चाहे पूरे देश का हो. तो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं अगर, तो नॉर्थ ईस्ट जैसे आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे वो इंटेग्रल हिस्सा है जिसको एक तरीके से आप यू कैन से दैट सेवन सिस्टर जिसको कहा जाता है. ऑल्दो यहाँ पे 8 स्टेट्स हैं बट 7 सिस्टर्स के नाम से फेमस है. सो वहाँ का जो टेरेन है और बाकी जो इंडिया है उससे काफी डिफरेंट है. प्लस द पीपल हु लिव्स देयर आर आल्सो लिटिल, तो जो थोड़ा देश से इंडिया जो मेन स्ट्रीम इंडिया है उससे थोड़ा सा हटके रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि sometimes I have seen that they don't feel that they are integral part of India. So they are, but लगता है उनको कि वो इंडिया का हिस्सा नहीं है. बट ऐसा हर जगह पे नहीं है, बिकॉज जो वहाँ के जो सबसे मेन चीज यहाँ पे जो रिलीजन है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया. सो दैट इज द फर्स्ट रीजन. एंड वहाँ तक लोगों की उनकी जो रीच है वो भी नहीं है बाकी जगहों तक. दैट इज वाई थोड़ा सा वो इट्स लाइक इंडिया से जुड़ने के बावजूद भी थोड़ा सा वो इंडिया से कट के रहते हैं. सो जैसे हम टेरेन की बात करते हैं, टेरेन काफी मुश्किल टेरेन है. यू कैन सी यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती हैं कहीं अरुणाचल प्रदेश में. समटाइम्स इट बिकम सो डिफिकल्ट टू विजिट सम प्लेसेस. सो आई एम बीन विजिटिंग टू सबसे ज्यादा मेरे जो ट्रिप्स होते हैं हमारे वो लगते हैं मेघालय की तरफ, बिकॉज रामकृष्ण मिशन के वी आर हैविंग 86 स्कूल्स ओवर देयर. सो आई हैव विजिटेड आल्सो बांग्लादेश बॉर्डर भी मैं गया हूँ वहाँ पे. सो कंडीशन यस, हाँ जी. सो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भी हम लोग गए हैं जो मेघालय की तरफ लगता है, ईस्ट खासी हिल्स की तरफ. सो द कंडीशंस आर वेरी बैड ओवर देयर, लाइक इफ यू टॉक अबाउट रोड कंडीशंस एंड एज वेल एज पीपल का जो लोगों का जो लिविंग इंडेक्स है वो बहुत ही डिफरेंट है वहाँ पे. उस तरफ को जाएंगे एंड ट्राइबल एरियाज हैं. सो दैट इज वाई वो अपने इंडिजीनियस जो सोसाइटी है अपनी या जो कल्चर है वो उसका थोड़ा सा बाकी लोगों से वो बचा के रखना चाहते हैं ताकि वो उसको सस्टेन कर सके. एंड विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाटएवर दे आर डूइंग इज टोटली रॉन्ग, बट व्हाटएवर दे आर डूइंग इज पार्शियली राइट. Because sometimes what happens in terms when we say that we want to modernize ourselves, we tend to forget our the basic values which we are having, जो कि फाउंडेशन होती हैं एक इंसान के जीवन में, सोसाइटी की परिवेश में, एनवायरनमेंट में, जो उसको आगे लेके जाती हैं और दूसरे लोगों के साथ ताकि वो रह सके. तो ये छोटा सा ब्रीफ है नॉर्थ ईस्ट के बारे में. सो आफ्टर दैट इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में अगर डिस्कस करते हैं, then first of all we need to understand what is policy.
पॉलिसी होती क्या है, क्यों बनाई जाती है पॉलिसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी इस कार्य प्रणाली आप कह सकते हैं एक तरीके से, किस तरीके से कुछ नीति या फिर एक नियम, हम इसको एक नाम दे सकते हैं कि किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाए, क्यों जरूरी है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी स्टेट को चलाने के लिए या किसी भी ग्राम पंचायत को चलाने के लिए सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, लाइक ग्राम पंचायत से स्टार्ट करते हैं, विलेज लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे, सूक्ष्म स्तर जिसे हम कहते हैं, माइक्रो लेवल पे। तो जरूरी क्यों है? एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। हमको पता है कि कितनी डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे वो कपड़े पहनने में हो, चाहे हमारे कल्चर में हो, चाहे हमारी लैंग्वेज में हो, चाहे हमारे जो कस्टम्स है उसमें हो। तो इट्स अ डाइवर्स कंट्री। तो अगर हर स्टेट अलग अलग चलेगा, या फिर हम बात करें, हाँ स्टेट से ही स्टार्ट करते हैं कि अगर हर स्टेट अलग अलग चलेगा तो कैसे हम जो एज अ इंडिया वो ग्रो कर पाएंगे। सो वी नीड टू रन दिस कंट्री, सबको एक साथ लेंगे। तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। लाइक एजुकेशन सेक्टर के अलग पॉलिसीज होती हैं कि कैसे देश में जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, उसको मदद हो, पढ़ाई के संदर्भ में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ किस तरीके से आगे चलना है, तो इंडस्ट्रीज किस तरीके से हमें चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हमें ग्रो करना है तो वो कैसे करेंगे। एंड इसी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो हैं, लाइक एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो उसकी जो पॉलिसीज है वो कैसी होनी चाहिए। तो हर सेगमेंट के लिए जरूरी है पॉलिसीज बनाना, और पॉलिसीज के को इम्प्लीमेंट करते हुए देश की जीडीपी जो है उसमें वो चीज ऐड हो, और जो जीडीपी है वो ग्रो करे धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट इज व्हाई पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। पॉलिसी की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित हो सके, और जो देश है छोटे अपने जो लेवल्स हैं उनसे बाहर निकल के ऐसा नेशन जो है हम आगे बढ़ सके। तो ये तो बात हुई पॉलिसीज की। इसके बाद करते हैं हम, हाँ जी सर आपने बहुत ही एकदम कुशलता से हमें बताने की कोशिश की कि इस देश में जो 3 tier सिस्टम है, दैट इज पहले पंचायत, उसके बाद जो स्टेट लेवल है, और जो सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट रहती है, वो कैसे काम करती है, एंड वो कैसे गवर्नमेंट एक साथ मिलकर क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ ये तीनों टीयर को एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम देती है, जिसके कारण भारत की ग्रोथ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स दी सुपर पावर स्टेटस दैट वी ऑलवेज वांटेड। सर अब जैसे एक लेमैन को अगर हमें समझाना है कि लॉज बनते कैसे, तो उस पर थोड़ा सा दृष्टि डालिए, कि उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि एक लॉ बनता कैसे। यस, तो जैसा आपने कहा कि लेमैन को समझाना है, तो फिर लेमैन ही हैं वो लोग जो लॉ बनाने वाले लोगों को चुनते हैं। सबसे पहले सभी को पता होगा कि जो लेजिस्लेटिव होती है, हमारी असेंबलीज होती हैं, उनमें जो इलेक्शंस होते हैं, हम ही लोग हैं जो हम में से ही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें से लोगों को चुनते हैं और उनको पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं। तो पार्लियामेंट में जाने के बाद जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती हैं वो ड्राफ्ट बनाती हैं, एंड जो पार्टीज होती हैं या फिर हमारे चुने हुए लोग जो हैं वो प्रस्ताव रखते हैं कि इस चीज, मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं, तो एजुकेशन के लिए कोई हमें पॉलिसी बनानी है, कोई लॉ बनाना है, तो वहां पे वो उसको ऐसा प्रस्ताव ड्राफ्ट उनको पेश किया जाता है गवर्नमेंट को, तो जिसके ऊपर सबकी सहमति ली जाती है, क्या इस जो हमारा हम लॉ बना रहे हैं या पॉलिसी बना रहे हैं उसकी जरूरत है भी हमें। तो उसके ऊपर फिर वहां पे चर्चा की जाती है, डिस्कशन होती है इसके ऊपर। तो देखा ही होगा, हम सभी लोगों ने देखा है, न्यूज चैनल पे जो आता है हम देखते भी हैं। तो पार्लियामेंट में जब उस पर डिस्कशन हो जाती है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके बाद जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो फिर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है, गवर्नमेंट के सामने उसको पेश किया जाता है, एंड देन इवन प्राइम मिनिस्टर भी, उनको भी इसकी जरूरत पड़ती है कि प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है सदन में, उसके बाद ही ये एक लॉ का एक फॉर्म जो है वो लेता है, तब जाके कोई पॉलिसी बनती है, एंड देन उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट उसको स्टार्ट कराती है। जी थैंक यू सर, आपने हमें इस जर्नी पूरी कैसे लॉज फॉर्म होते हैं उस पे लेके गए हमें, और ताकि हमारे जो यूजर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट के,
उनको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे उनके जो व्यूज है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आने वाले समय में पॉलिसीज को बनाने में। अब सर जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप कॉर्पोरेट से जुड़े हुए थे कुछ सालों तक, तो कॉर्पोरेट पॉलिसीज के बारे में हमें थोड़ा सा और उस पे बताइए, हमें कैसे काम करती है और क्या ऐसी चीजें हैं जो कॉर्पोरेट इंडिया में आज के समय में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉलिसीज जो चल रही हैं और कैसे हम उसे और अच्छा कर सकते हैं। कॉर्पोरेट हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसा अभी हम सभी को पता है कि वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, उसमें हम वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में भी हम हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विदेशी निवेशकों का आना। लाइक जो एफडीआई की हम बात करते रहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं एफडीआई जो है वो, हाँ जी, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो एफडीआई है उसका भारत में आना ठीक नहीं है, कि उससे हमारे जो लोकल हमारे जो आप कह सकते हैं एक तरीके से लोकल लोगों पे काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एफडीआई अगर किसी भी देश में होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, तो उससे कहीं ना कहीं देश के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ जो आम नागरिक होते हैं, जो आम जनता है आपके और हमारे जैसी, उनके जीने के स्तर में भी काफी फर्क आता है। क्योंकि सबसे पहले जब एफडीआई आएगी देश के अंदर तो रोजगार जो है वो जनरेट होता है। और देखिए कोई भी जो सिस्टम है, अगर हम बात करें, अगर फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है करप्शन का, कि एफडीआई जब आएगी तो उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फायदा उठाती हैं और काफी पैसे खाती हैं, ये सब बातें सुनने को आती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अगर हम उसकी जड़ तक जाएं तो कहीं ना कहीं उसके कारण हम भी हो सकते हैं, कि हम ही हैं वो लोग जो इस चीज में हेल्प करते हैं लोगों की। हमको ही अपना काम जल्दी से कराना है, तो हम ही अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं को हम करप्ट बनाते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद अस ओनली। तो ऐसा नहीं कि करप्शन कहीं बाहर से आता है, तो इट स्टार्ट विद अस ओनली। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं। एंड एज अ कॉर्पोरेट पॉलिसीज में मैं इतनी ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन हाँ जितनी लिमिटेड हमें नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं कि जब एफडीआई जब देश में आता है तो उससे जो ऑल ओवर इंडिया काफी फर्क पड़ता है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर, देश के विकास के ऊपर उसका काफी फर्क पड़ता है। थोड़ा सा नीतियों को बदलाव करने की जरूरत है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, बिकॉज अभी जो समय है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जी सर, थैंक यू सर। हमें आपने एक थोड़ा सा इंसाइट दिया कि कॉर्पोरेट पॉलिसीज के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एवेन्यू है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, एफडीआई जो हो रहा है इंडिया में, वो हर सेक्टर में, और ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, बीट सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में ही इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट मानता है। और आने वाले समय में वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन आवर स्ट्रेंथ, जो अपना रिसोर्सेज है, जो अपना कैपिटल है हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल भी है, इकोनॉमिक कैपिटल भी है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की हमें बहुत जरूरत है, ताकि हम ये जो फील्ड है उसमें कॉर्पोरेट में बहुत आगे बढ़ पाए और एज अ वर्ल्ड लीडर इमर्ज कर पाए, जो कि हम अभी हैं, पर उसको हमारे जो स्थान है उसको और ऊपर करना है। बिल्कुल सर, इसके बाद सर आप एनजीओ से भी जुड़े रहे थोड़े से, और अभी भी जुड़े हैं सर। तो उसके बारे में भी, एनजीओ की पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट कैसे मदद करती है एनजीओ को ग्रो करने में, और एनजीओ का रोल पॉलिसी मेकिंग में क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा दृष्टि डालें। तो एनजीओ की हम बात करते हैं तो यस, एनजीओ से हम जुड़े हुए थे। हमारी खुद की एनजीओ थी पहले, और अभी भी हम लोग कर रहे हैं काम, एक एनजीओ में ही कर रहे हैं। सो एनजीओ का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं देश के विकास की, और इन पॉलिसीज बनाने के लिए किस तरीके से पॉलिसी हेल्प करती है एनजीओ को। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे यूपीएसआरएलएम का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की हम बात करते हैं। तो ये जो है ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंतर्गत क्या है, आजीविका बढ़ाने के लिए जो मार्जिनलाइज्ड किसान होते हैं, सीमांत किसान है, जिनकी छोटी एरिया की फार्मिंग होती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये एक आप कह सकते हैं कि एक प्लान बनाया है पूरे प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही है, आप अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे तो इसका नाम जो है वो बदलता रहता है, लेकिन है ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ही।
इवन अगर आपको हैरानी होगी ये जान के कि दिल्ली के अंदर भी ये है, लेकिन यहाँ पे ये SRLM नहीं है, ये यहाँ पे URLM है, अर्बन ULM है, अर्बन लाइवलीहुड मिशन, क्योंकि दिल्ली को एक सिटी है, कैपिटल है हमारी, तो इसलिए इसको अर्बन के कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पे भी है ये। तो देखिए इसके अंदर जो पॉलिसीज हैं वो कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है कि कोई भी आम आदमी जो कि थोड़ा सा सोशली इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, तो उनका स्तर कैसे उठाया जाए। तो देखिए ये जो पॉलिसी बनी है इस चीज के लिए कि कैसे हमें अपने जो EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको किस तरीके से उठाना है, तो उसके अंतर्गत ये चीज आती है। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और भी अच्छे तरीके हैं जिसको इम्प्लीमेंट वो कर भी सकती है। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ इस संगठन के साथ जुड़ना होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, स्वयं सेवा समूह जो होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद आप अपना SHG बनाइए, SHG बनाने के बाद, और ये गवर्नमेंट ही हेल्प करती है लोगों की, आप अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए। उसके बाद उनके जनधन जो बैंक अकाउंट है वो खुलवाए जाते हैं। उसके बाद उनको कुछ फंड दिया जाता है, एंड देन अगर वो चाहें तो वो कुछ अपना छोटा सा सेल्फ सस्टेन बिजनेस मॉडल वो डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट उनकी मदद करती है। तो देखिए ये इस तरीके से एक छोटी सी एक पॉलिसी बनाई गई कि हमें अपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी उठाना है। तो इसी तरीके से ये जो पॉलिसीज हैं ये हेल्प करती हैं लोगों की। अब जो NGOs हैं, NGOs का रोल क्या होता है पॉलिसी में, आप ये पूछना चाह रहे हैं मेरे से? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे NGOs जो है, अब NGOs के लिए जो पॉलिसीज हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड से पहले काफी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि NGOs को छूट दे रखी थी बहुत ज्यादा, कि आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, किसी फील्ड में काम कर सकते हैं। बट आफ्टर 2020 इस कोविड के टाइम से थोड़ा सा टाइम पहले ही, कोविड से पहले ही, तो उन्होंने थोड़ी सी जो NGOs के लिए जो पॉलिसीज है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी। अर्लियर इट वाज लाइक कि हर तीसरे गली में, हर शहर में, हर कूचे में NGO हुआ करती थी। क्या करते हैं, आप किसी पूछ रहे तो हम NGO चलाते हैं। तो NGO एक माध्यम हो गया था काले धन को सफेद करने का। लोग बहुत सारी फॉरेन फंडिंग लिया करते थे इस तरीके से। तो थोड़ा सा इस पे लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाए और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लेकर आई है। लेकिन जो NGO जो रियल असली में जो काम करती हैं उनके लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। जैसे अभी हम रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, तो रामकृष्ण मिशन एक काफी रेप्यूटेड संस्थान है जो कि 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और आज भी ये संस्थान जो है ये विभिन्न विभिन्न एक्टिविटीज में कार्यरत है। तो हमारी सोशल एक्टिविटीज हैं वो चलती हैं, एंड जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो जैसे बहुत सारी अभी जो थी FCRA, जो लाइसेंस जो FCRA जो था वो बंद हो गया था बहुत सारी NGOs का। बट रामकृष्ण मिशन एक ऐसी NGO है जिसका FCRA दिल्ली का, स्पेशली रामकृष्ण मिशन दिल्ली का FCRA जो है वो रिन्यू हो चुका है। तो पॉलिसीज जो है वो काफी मदद करती हैं अगर आप ठीक तरीके से कार्यरत हैं, अपने संस्थान को ठीक से आप चला रहे हैं। और NGO का जो सेटअप है वो भी काफी हेल्प करता है गवर्नमेंट को ये समझने के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ साथ जो ये गैर सरकारी संगठन है वो किस तरीके से, जिस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है देश को आगे बढ़ाना या लोगों के जीवन स्तर को ठीक करना, उसी तरीके से NGOs का भी वही कार्य है। और अगर वो ठीक से करती हैं तो दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ एक ही जो गोल है उसको पाने की तरफ वो बढ़ सकते हैं। यस, दे कैन गो टू अ सेम डायरेक्शन। सर इसके अलावा मैं हम आपसे एक और चीज जानना चाहते हैं कि जैसे NGOs है वो ग्रास रूट लेवल तक टच करते हैं एक तरीके से, तो गवर्नमेंट आपके आइडियाज को लेके और आपसे फीडबैक लेके गवर्नमेंट जब पॉलिसीज फॉर्म करती है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा बता सके कि कैसे एक NGO का जो फीडबैक आ रहा है वो गवर्नमेंट यूज करेगी और उसके बाद फिर वो पॉलिसी मेकिंग में, यूटिलाइजेशन में यूज होता है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ उन्होंने डिस्कशन किया और उससे जो निकल के आया, जो फीडबैक निकल के आया वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अपनी पॉलिसीज में। तो सर ऐसी कोई पॉलिसी, अगर ऐसा कोई आपने प्रोग्राम में आप जुड़े हो जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हो? ओके,
सो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि इस तरीके के प्रोग्राम या जनरल लोकल बॉडीज का आपके साथ कोऑर्डिनेशन, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में थे सर, तो वहाँ के जो लोकल जो एग्जीक्यूटिव्स थे, एसडीएम हुआ, डीएम हुआ, या बाकी जो थे, वो कैसे आपके साथ इंटरेक्शन रहता था उनका? तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक जो हमने अपना एनजीओ चलाया था हरदोई में, हम उसकी बात करते हैं। जैसे मशरूम कल्टीवेशन की बात करें, ठीक है, तो मशरूम कल्टीवेशन को ही लेके काफी सारे एनजीओज हैं, छोटे बड़े एनजीओज हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। तो उसी से जैसे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है मशरूम को लेके वो भी बनाई। तो उसमें क्या हुआ, पहले मशरूम को कोई इतनी वैल्यू दिया नहीं करता था, मतलब काफी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं किया करता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे नॉट ओनली एनजीओज बट प्राइवेट सेक्टर्स के लोग, आप और हम जैसे, जिन्होंने इसमें इस कार्य में उतरे, जब उन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया, जब देखा कि इसके अंदर भी अगर हम चाहें तो इसको भी लोगों की लाइवलीहुड का, हम आजीविका का हिस्सा हम बना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जब धीरे धीरे लोगों ने इसमें उतरना शुरू किया, तो फिर गवर्नमेंट भी अपनी एक क्या पॉलिसी लेकर आई कि अगर कोई भी किसान चाहे तो वो, उन्होंने फिर क्या किया, अपने मशरूम रिसर्च सेंटर बनाना स्टार्ट किए ऑल ओवर इंडिया में, देखेंगे आप। सो हर स्टेट में एक एमआरसी जिसे बोलते हैं, मशरूम रिसर्च सेंटर, वहां पे हर किसी गवर्नमेंट ने अपना अपना सेंटर बना रखा है। और अगर कोई भी चाहे तो वहां पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। देन दे ऑल्सो प्रोवाइड दिस ग्रांट एज वेल। अगर आप कुछ अपना बिजनेस चाहते हैं खोलना, या कोई सेटअप करना चाहते हैं मशरूम की, आप स्पॉन लैब, जो बीज की लैब होती है वो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसे देती है आपको। तो इस तरीके से देखिए, जब एनजीओ ग्रास रूट लेवल पे काम करता है और वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचता है, तो गवर्नमेंट भी उस चीज को वहां से पिकअप करके लोगों तक पहुंचाना चाहती है। और धीरे धीरे हमारे अर्लियर ऐसा, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, और धीरे 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 वी आर चेंजिंग दी सिस्टम्स, और नई नई पॉलिसीज जो है एग्रीकल्चर के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर, ये जो छोटी छोटी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट इनको लेके आ रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि किस तरीके से जब एनजीओज ग्रास रूट लेवल पे पहुंच के काम कर पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट। थोड़ा सा बस इसमें ये रहता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है वो गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज पॉलिसीज तो हम बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं। बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास इंडिया में अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की, तो लाइक 870 और 880, जहां तक मेरा नॉलेज है, इतने डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिया में है टोटल। और उन डिस्ट्रिक्ट्स में, लाइक उन डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए, वी हैव 2100 और 2200 आईएएस ऑफिसर्स जो उनको चलाते हैं। ये मेरा मतलब, मैंने कहीं स्टडी किया था वहां से बता रहा हूँ आपको। सो अब जब बात आती है सिर्फ पॉलिसीज बनाने की, तो हम पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज होती है वो है इम्प्लीमेंटेशन, कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन है, कहीं धूप है तो कहीं छांव है, कहीं बारिश है। तो इस तरीके से हमारा जो टेरेन है पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बहुत ही डिफरेंट होता है ना। उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें पॉलिसी बनाने के बाद, सो एज अ नेशन वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर। राइट सर। सर, अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ सर। सर, आप रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यूजर्स को बताइए सर। और जो ये अवेकन सिटीजन प्रोग्राम है सर, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं। तो रामकृष्ण मिशन जो है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में इसको बनाया था। एंड ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये दो, इट्स स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो तरीकों से काम करती है, एक तो है रामकृष्ण मठ और एक है रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण मठ है वो काम करता है, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, किसी को मंक बनना है तो वो वहां पे रामकृष्ण मठ जो है वो वहां पे ज्वाइन करते हैं, और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बनाया गया लोगों की। ऑन द अदर हैंड, एज स्वामी जी सेड, कि सिर्फ जप ध्यान करने से ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इफ यू रियली वांट टू अटेन द सुप्रीम रियलिटी, तो आपको कुछ काम करना है। तो उसी के लिए रामकृष्ण मिशन बनाया गया। रामकृष्ण मिशन जो है वो एक एनजीओ है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत हम लोगों के लिए हम काम करते हैं। सेवा का जो काम होता है हम वो करते हैं, सर्विस इज अवर मोटो। तो हमारा जो मोटो है वो है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। दैट मीन्स कि फॉर योर ओन सेल्वेशन और फॉर लिबरेशन यू हैव टू वर्क, और दूसरों के हित के लिए, फॉर अदर्स बेनिफिट।
सो इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी काम करते हैं, और हमारे जो सीनियर्स होते हैं यहाँ पे, जो सेक्रेटरी होते हैं मिशन में, वो मोनास्टिक ही होते हैं। तो कोई जो स्वामी जी होते हैं वही हमारे यहाँ पे हेड होते हैं, वही हमें दिशा देते हैं, वही मार्गदर्शन करते हैं, और हम जैसे लोग जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। अब बात करते हैं हमारा मिशन के अंदर हम लोगों का क्या काम है, क्या हम करते हैं। सो हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं, मिडिल स्कूल प्रोग्राम, जो कक्षा 6, 7, 8, 9 में चलता है। तो यहाँ पे उसमें जो प्रोग्राम है वो है वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, उसको वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। ये थोड़ा जो मॉरल एजुकेशन से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, अगर हम बात करें, मॉरल एजुकेशन आपको सिखाया जाता है क्या करना सही है और क्या करना गलत है, लेकिन वैल्यू एजुकेशन में हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है या जो आप कर रहे हैं वो गलत है। बिकॉज ये स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग में बनाया गया है दैट ईच वन ऑफ अस इज पोटेंशियली डिवाइन। तो हम सभी के अंदर दिव्यता है, और इट्स अ जर्नी, लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ। कि जो भी आप कर रहे हैं हो सकता है वो आपके लिए सही हो, और जो आप कर रहे हो सकता है किसी और के लिए वो सही ना हो, लेकिन इट्स योर चॉइस। वी वांट चिल्ड्रन टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल चॉइस मेकर फॉर देयर फ्यूचर। भविष्य में कोई भी निर्णय लेना हो तो वो अपने हिसाब से, बिना किसी डर के, जो उन्हें लगता है उनके लिए सही है, वो उसको ऑप्ट कर सके। तो ये हमारा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी वी आर हैविंग 5500 प्लस स्कूल्स, एंड ये जो है हमारा प्रोग्राम, ये हमारा टोटल 5500 स्कूल्स में चलता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, जिसके अंदर हमारे पास कुछ GNVs हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे KVs हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, और छोटे बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो सभी स्कूल्स इसके अंदर हैं हमारे पास। तो उन स्कूल्स में ये प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अवेकन, और जो प्रोग्राम का नाम है वो है द अवेकन सिटीजन प्रोग्राम, जागरूक नागरिक कार्यक्रम। जी सर। सर थैंक यू सर, आपने हमें एक जर्नी की तरफ लेके गए और बताया आज के एपिसोड में कि पॉलिसीज कैसे बनती है, और कॉर्पोरेट और NGOs में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, और कैसे हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सर आपने हमें बताया कि रामकृष्ण मिशन कैसे इंडिया के यूथ को ट्रांसफॉर्म करने में अपना भूमिका प्ले कर रहा है, और एक प्रमुख भूमिका प्ले कर रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हर्ष, यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड सभी को मेरा नमस्कार।